आपको सबसे ज्यादा राजनीति में कौन इंस्पायर करता है कि यार मुझे इनकी तरह करना है? व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस की बात अगर करें हम्म, तो नेता समय समय पे इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सही इन्फ्लुएंस आपको आता है आपके अपने वातावरण, अपने माँ बाप से। कि भाजपा की पॉलिटिक्स कैसी है? पहले राजनीति होती थी शायद कास्ट, लेकिन अब समाज में उस कास्ट को लड़ाया लड़ाने जा का रहा काम है। कर हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हूँ। युवाओं को एक बात समझनी चाहिए, धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे शोर मचाओ। अखिलेश जी कैसे नेता है? उनको देख के ये लगता है कि अगली पीढ़ी सही कंधों पे है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको पसंद है? अब इंसानियत को बरकरार रखने के चक्कर में अगर आप राजनीति में गैर इंसानियत का काम करते हो तो धर्म कहाँ से आ गया? चला गया। वो तो चला गया ना। योगी जी और मोदी जी में कौन अच्छा लगता है आपको? मैंने कभी ना तौला और ना तौलने लायक समझा। बहुत सारे लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस है, इसमें हम खूब पैसा कमाएंगे, खूब ना भौकाल जमाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाजपा जैसी सरकार आपने पहले कभी देखी? मैंने भाजपा की सरकार देखी जो 13 महीने में गिर गई, क्या है रियल पॉलिटिक्स? लेकिन आज की राजनीति हैया की राजनीति। बट बाबा का बुलडोजर कभी कभी टर्न ले लेता है, तो इसको लोग डरते हैं, लोग आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि डर जिस दिन खत्म हो गया तब क्या हो। मेरे ख्याल से डिम्पल जी को जब मैं देखती हूँ तो इतना सौम्य चेहरा, दोनों जब साथ खड़े होते हैं कि कृष्ण राधा जैसे लगते हो वो इतनी सुंदर राधा जैसी और ये सावले श्याम जैसे। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी की सरकार बनेगी, अनिवार्य है। तो क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, अनु टंडन जी हैं, लोकसभा उन्नाव से आती हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। और इस पॉडकास्ट में हम लोग आपकी पूरी जर्नी कवर करने वाले, बिकॉज जो भी हम लोग फ्रंट में स्माइल देख रहे हैं, ये स्माइल आ कहां से रही है और पॉलिटिक्स में कैसे आया, वहां से शुरुआत करेंगे। और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया? ठीक है जी। आप जानना चाहेंगे कि मैं कहाँ से आ गई? जी। मेरी पैदाइशी उन्नाव में है जी। पुराना जिला अस्पताल, वहाँ पैदा हुई थी। और मेरे फादर उस समय वेस्ट बंगाल के जूट फैक्ट्री में काम किया करते थे। स्वाभाविक है वो हमको लेके और मेरी मदर को लेके वहाँ चले गए। तो मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं पर हुई, बैंगलोर में। और उसके बाद हम नैनीताल चले गए जहाँ पर सेंट मेरीज कॉन्वेंट रहे। वो करके जब आए तो पहले तो हमने इजाबेला थॉबन आईटी कॉलेज लखनऊ ज्वाइन किया, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे जी, उन्होंने मुझे उन्नाव में एडमिशन करा दिया। ठीक है। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे को वो जिंदगी का सफर तय करने को का मौका मिला जो शायद अगर मैं ना वहाँ पढ़ती तो ना कर पाती। उन्नाव में नहीं पढ़ते तो? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से पहले इंटर किया जी, उसके बाद दयानंद सुभाष नेशनल डिग्री कॉलेज से मैंने अपना स्नातक किया। लेकिन उस जमाने में हमारी एज के हिसाब से आप जानते हो कि मेरी शादी स्नातक के पहले ही हो गई थी। पहले जल्दी हो जाती थी। हाँ, लेकिन फिर लौट के आके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की जी। और उन्नाव क्योंकि पैदाइशी हमारी वहीं की है जी, तो एक लगाव अलग किस्म का है। और मेरे ख्याल से हर लड़की को अगर आप मैके की बात करो तो उसके मन में कुछ कनेक्ट रहता है। हाँ। तो बस उसी तरीके से मैं वहाँ पर रही और सालों साल भले ही शादी हो गई और इधर उधर जाना पड़ा, मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में जी, लेकिन उन्नाव आना कभी रुका नहीं जी, क्योंकि मैका था, आते जाते रहे। और वहाँ पर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों को देखकर कहीं मन में दुख तो होता ही था कि मेरा उन्नाव ऐसा क्यों नहीं। तो जितना कर पाती थी वहाँ की गरीबी देखकर और तकलीफ देखकर, परेशानियों को देखकर, उतना थोड़ा बहुत करती है जी। लेकिन मेरे फादर की डेथ के बाद फिर ऐसा लगा कि अपने फादर के नाम पे कुछ करूं। तो मेरे हस्बैंड की ही राय थी कि उनके नाम पर एक संस्था चलाकर औपचारिक रूप में सोशल सर्विस करना बेहतर हो। तो वो शुरू कर दी। तो फिर महीने में 2 चक्कर लगा के चली जाती, जितना काम कर सकती करती। शुरुआत जैसे होती है कि कोई भी सोशल वर्क होता है तो कंबल बांटना और लोगों की मदद उस तरीके से करना, लेकिन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया जी। और फिर उसके माध्यम से हम करने लगे काम। किस नाम से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया? मेरे फादर के नाम से, श्री हृदय नारायण धावन चैरिटेबल ट्रस्ट जी। तो
फिर जैसे आप सोशल वर्क खूब करते हैं तो हस्बैंड खूब सपोर्ट करते थे? मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में मेरे हस्बैंड मेरे गुरु भी थे, मेरे फादर की तरह थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे, मेरे पार्टनर थे, हस्बैंड भी। तो आप सोच सकते हो कि उनका हर तरीके का साथ रहा। और शायद मैं जहाँ हूँ उसमें मैं कह सकती हूँ कि मेरे फादर की सोच थी और मेरे हस्बैंड का जो साथ मिला और आज मेरे बच्चों का जो सपोर्ट, इन तीनों की वजह से। तो पॉलिटिक्स का मन कब बना? दो चीजें हैं इसमें बड़ी क्लियर है। एक तो आपका सेवा भाव जो अंदर से आया कि हम यार सोशल वर्क करना स्टार्ट करें, या सामने वाले को ऐसा देख के फील कर पाना कि हमको सेवा करनी चाहिए। दूसरा फिर पॉलिटिक्स में आना, तो ये कब कनेक्ट हुआ? दोनों चीजें कब आई? ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में आने की सोच भी नहीं रही थी और ना ही मेरे कभी जहन में ये आया कि मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में आऊंगी जी। लेकिन दो तीन चीजें जब ऊपर वाला तय करता है, ब्रह्मांड तय करता है, तो दो तीन चीजें इकट्ठे हो गई। पहली चीज तो ये हुई कि मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में भी एक ट्रस्टी होने के नाते मैं उस समय मुंबई चैप्टर देख रही थी और मेरी मुलाकात सलमान खुर्शीद से हुई जी। और साथ में कांग्रेस के कई नेताओं से हुई जो कि ये कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में आते थे। थोड़ा उन लोगों ने प्रभाव डाला। और दूसरा, लेकिन फिर भी मैं मना करती रही। दूसरा ये हुआ कि मैं जब यहाँ आती और उन्नाव में काम करती जी। तो हमारे लोग आके मुझसे कहते कि आपने इतना किया लेकिन श्रेय कोई और लेना चाह रहा है। मैंने कहा अगर ले भी रहा है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सोच के नहीं किया था। क्योंकि तो उनका ये कहना था कि नहीं, श्रेय अगर कोई जना ले ले उसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन श्रेय ऐसे लोग ले रहे हैं जो चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं तो आपकी कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। तो पहले तो हंसी आई, फिर उसके बाद उन्हीं वॉलंटियर्स के कहने पे सबने कहा कि आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ती हैं और आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आती। खैर वो विचार रहा मन में, लेकिन ये बहुत लेटर स्टेज में, ये 2006 की बात है। फिर 2006 में फिर कुछ पत्रकार हैं, 5-6 पत्रकार उस समय के, जो हमारे आज भी भाई की तरह हैं। और क्योंकि मैंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया हुआ था तो उन लोगों से एक दूसरा रिश्ता था। तो एक दिन शाम को हम उन लोगों के साथ बैठे, हमने कहा लोग इस तरह की राय दे रहे हैं, आप लोगों की क्या राय? और मैं ये कह सकती हूँ कि वो 6 हमारे पत्रकार भाइयों ने हमसे कहा कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, आप लड़िए। तो मैंने कहा क्या लड़ना है? मुझे इतना तक नहीं पता था कि कहाँ लड़ना है, क्या लड़ना है, इतना पॉलिटिकल ज्ञान भी नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोकसभा लड़िए क्योंकि आपने पूरे जिले में काम किया है, उन्नाव जिले में काम किया है, तो आपको लोकसभा लड़ना चाहिए। फिर पार्टी की बात आई कि कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाए। तो उन लोगों का सबका कहना था कि एक नेशनल पार्टी ज्वाइन करिए आप। अभी उस समय कोई और विकल्प ही नहीं। भाजपा ज्वाइन करने का कोई सवाल इसलिए नहीं पैदा होता था कि आइडियोलॉजिकली मैं भाजपा की सोच की नहीं। एक तो मैं सोच समाजवाद है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं लिबरल किस्म की हूँ और भाजपा में एक थोड़ा सा एक डॉगमेटिक तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैं अधर्मी हूँ उनकी भाषा में, शायद पूजा पाठ उनसे ज्यादा करती हूँ, लेकिन जब जनता और समाज की बात आती है तो मेरी सोच अलग है। तो एक बड़ा नेचुरल सा निर्णय हुआ कि नेशनल पार्टी कांग्रेस। उस समय मैं किसी को नहीं जानती थी सिवाय सलमान खुर्शीद को, जिससे सेमिनार्स में मिली थी। तो मतलब सलमान खुर्शीद साहब ने आपको कांग्रेस ज्वाइन कराई? सलमान खुर्शीद जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। ये कब की बात है? 2006 की बात है। तो हमने ज्वाइन करी और ऊपर वाले की दया से मुझ पर इतना भरोसा किया है उन्होंने कि 2009 का चुनाव में लड़ी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। और पूरा स्नेह जो मुझे उन्नाव का मिलना चाहिए था, एक मैके का मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा मिला। लोगों ने खूब सपोर्ट किया, खूब सपोर्ट। और फिर कोशिश की कि जो जिस इरादे से मैं आई हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो मेरा व्यक्तिगत, मेरा और मेरे हस्बैंड का था, जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई, वो ये था कि हम समाज सेवा जितना कर सकते हैं उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि किसी का व्यक्तिगत हम लाभ कर सकते हो, मदद कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में अगर योगदान हमको देना है समाज को, तो वो नीतियों के ही द्वारा हो सकता है। राइट, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो पॉलिसी में पार्टिसिपेशन के लिए, नीति बनाने की पार्टिसिपेशन आपको समाज सेवा करके नहीं मिलेगी। आप अगर एक चुने हुए प्रतिनिधि बन जाते हो तो वो मौका आपको मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था कि मुझे लगा कि हाँ, इसमें भी पार्टिसिपेशन अगर होगा तो ज्यादा अच्छा हो। तो यही कारण है कि तो 2009 लड़े और जीते पहली बारी। पूरा माहौल बना था?
बिल्कुल। अच्छा, जब 2009 का टिकट फाइनलाइजेशन हो रहा था तो उस समय आपके हस्बैंड को ऐसा नहीं लगा कि हम लड़ें या वो आगे आना चाहें? मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने कहा, हम्म। वो मेरे सब कुछ थे, हम लोग पार्टनर्स हैं। हम्म। उन्होंने कभी ना तो ये महसूस किया हम्म। और ना कभी उन्होंने चाहा। उनकी इच्छा ये थी कि वो अपना काम कर रहे थे, और कभी कभी ये बात होती है कि हम लोग दोनों में तय हो गया था कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम पैसे कमाने का काम नहीं करेंगे। पैसे कमाने का काम आप करेंगे, खर्चा करने का काम हम करेंगे। डिवाइड हो गया था। डिवाइड हो गया था। तो सोशल वर्क हो या पॉलिटिक्स हो, हम्म। उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो एग्जैक्टली। अगर वही यहाँ पर पॉलिटिक्स करने लगते तो जैसे आजकल की दुनिया है, हमें गलत तरीके से पैसे कमाने पड़ते। तो एक साफ तरीके से अगर पैसे कमाने हैं तो एक को काम करना पड़ेगा और दूसरा। ठीक बात। तो जैसे कैंपेनिंग 2009 में हुई होगी तो वो गए वोट मांगने? बिल्कुल गए। वो यहाँ पर करीबन 3 महीने रहे हमारे साथ। बीच में 1-2 बार उनको जाना पड़ा अपने काम के लिए। मेरे दोनों बेटे रहे। और हर तरीके से कैंपेनिंग में तो नहीं मदद की, लेकिन लोगों से मिलना घर पे बैठे, क्योंकि मैं क्षेत्र में रहती, तो लोगों से मिलना जुलना उन्होंने किया। और उनकी दूरदर्शिता बहुत सुंदर थी, इन द सेंस कि जिस तरह की बातचीत हमारी रोज शाम को होती थी, तो उससे ये लगता था कि हम लोग को बहुत कुछ करने को मिलेगा अपने उन्नाव में। और दोनों बच्चों को इतना बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा क्षेत्र था जी। और तो इसके बच्चे भी निकलते थे और छोटी मोटी मीटिंग्स अटेंड करते थे। तो छोटा वाला तो मेरा बहुत छोटा था, तो कई में लोगों ने मजाक में ये कहा कि वो बस जाके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के उसने कहा मेरी मम्मी को वोट दीजिएगा। तो जो कर सकते हैं, सबने कंट्रीब्यूशन दिया, पूरे फैमिली ने कंट्रीब्यूट। ये बड़ा जज्बा का काम होता है ना, कि जनता के बीच में जाके बोलना। और मुझे लग रहा है कि जो इतना बोल गया वो सब कुछ कर गया। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। फिर जब सांसद बन गए, पहली बार सांसद बने, तो व्हाट्स एग्जैक्टली फीलिंग इज योर, मतलब क्या फील कर रहे थे, कैसा लग रहा था? मैं आपको सच्चाई बता दूं, जब सांसद बनी तो उसकी खुशी एक अलग थी, लेकिन उस समय मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा एक धक्का मुझे लगा। जिस दिन हमारे पोलिंग हुई उसके अगले दिन ही ये पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा था, उनका ऑपरेशन होने के बाद उनके कमरे में आईसीयू बनवा दिया था, और वो स्क्रीन पे मेरे रिजल्ट्स देख रहे। तो एक तरफ उसकी खुशी और लोगों की शोर सुन रही थी, लेकिन अंदर से कहीं मन बहुत कस के रो रहा था। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने क्या फील किया उस समय। बस ये समझ में आया कि भगवान मुझसे कुछ करा रहा है और मुझे करना है। वो मोमेंट और डिफिकल्ट कर दिया ऊपर वाले ने? हाँ, डिफिकल्ट था। ऊपर वाले ने शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए किया हो या जो भी वजह हो, लेकिन आसान नहीं था। तो ये कहना कि मैं कूदने लगी या खुश हो गई, हमारे चाहने वाले बहुत खुश थे, ये देख के मुझे अच्छा लगा। तो स्वाभाविक है, आप किसी दूसरे के लिए करते हो, अपने लिए तो खुशी आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। सांसद जब बन गए तो फिर क्या क्या कार्य कराए उन्नाव में? फिर मौका मिला? जी, मौका मिला। 10 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई। तो पहला 10 महीने तो रेगुलर पार्लियामेंट भी अटेंड किया, और उनकी जब भी कीमोथेरेपी होती या कोई प्रॉब्लम होती तो उनके साथ भी रहना पड़ता। तो इसलिए मैं क्षेत्र में तो घूम रही थी, लेकिन जिस तरीके का MP लैड के हिसाब से काम है वो थोड़ा बहुत जरूर किया। लेकिन इनके जाने के बाद, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं 13वीं करके ही मैं क्षेत्र में फिर आ गई थी। और उसके बाद मैं जब सांसद थी, तभी आप देखेंगे कि मेरी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि उसके अलावा फिर और कुछ दिमाग में रहता ही नहीं था। और रही काम करने की बात, तो पहली बार कोई सांसद बनता है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने अपना तरीका ढूंढा, और मैंने क्या किया कि मैंने एक फहरिस्त बनाई, जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स थे हमारे देश में, हमारी सरकार में, और हमने एक एक डिपार्टमेंट, एक एक जगह जाकर ये देखने की कोशिश की कि वहां से मेरे उन्नाव को क्या मिल सकता है। पूरा पहले ऑब्जर्वेशन किया कि कहाँ से क्या कंट्रीब्यूट, और जहाँ जो मिला, ये कोई ये नहीं कहे कि आपने ये किया या ये किया, ये किया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसपे जाकर मैंने काम नहीं किया, या जो मुझसे मिल सका मेरे उन्नाव के लिए उसको लाने की कोशिश की। यानी आपको बताएं, जैसे लोगों ने कहा अरे डाक विभाग में क्या मिलेगा, लेकिन उस विभाग में जाकर एक टर्म 5 साल में मैंने 3 डाक टिकट जारी करवाए अपने उन्नाव के नेताओं के, मतलब लोगों के, चाहे वो मौलाना हजरत मोहानी हो या गुलाब सिंह लोधी हो या प्रताप नारायण मिश्र हो। तो मतलब चंद्रशेखर आजाद का ऑलरेडी था। तो फैक्ट ये है कि हमारे उन्नाव का सम्मान भी और विकास भी दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो डिपार्टमेंट जो दे सकता है, और आप जब प्रतिनिधि बनते हो
तो आपका दायित्व ये होता है कि आप प्रतिनिधि के तौर पर हर जगह जी अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करें। तो वो करने की कोशिश की। तो जैसे अगर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन से थे? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में दो तरीके की आजकल की भाषा होती है जी वो भाषा होती है बड़े प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट लाए, इतने करोड़ का नहीं, प्रोजेक्ट लाए। बड़े इन सेंस की मैं जो जानना चाह रहा हूँ जो जनता की सबसे बड़ी समस्याएं थी। मेरे ख्याल से कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता जो 2 दिन में आ जाए, एक टर्म में आ जाए। हाँ, टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलें कि जैसे रायबरेली से जो हाईवे था जी अपने उन्नाव से रायबरेली वाला, वो पास करा दिया। भले ही बनने का अभी बन के अभी आया, शायद बन रहा है। हाँ नहीं बन गया है। अच्छा वो तो बना इस कार्यकाल में 14 के बाद। हाँ लेकिन इसके लिए जो दौड़ भाग और जरूरत थी, और क्योंकि रायबरेली तक की सड़क थी, सोनिया जी के पास जाना, मिनिस्ट्री में जाना और किसी तरीके से उसको पास कराना, वो भी एक काम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने जाके बोला और हो गया। दूसरी चीज, जैसे लोग सोच रहे थे कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हाँ, लेकिन exactly. ममता बनर्जी से भी उस समय बात करके हमने एक रेलवे लाइन की बात, हम चाह रहे थे कि एक रेलवे लाइन अगर जिस तरफ नहीं है, ये रायबरेली बीघापुर से जब हम भगवान नगर से निकलते हैं और सीधे लखनऊ तक, मतलब वो पूर्वा क्रॉस करते वो कम्प्लीटली आउटर पड़ जाता है। आउटर पड़ जाता है, तो वहाँ की रेलवे लाइन हमने पास कराई। तो उसका सब शुरू भी हो गया काम, लेकिन दुर्भाग्यवश 14 के बाद हम नहीं आए, तो उसका फॉलो अप नहीं हुआ। पता नहीं फाइल कहाँ पर दबी पड़ी होगी। लेकिन चाहते तो यही है कि इस तरह के बड़े काम हो, लेकिन छोटे हजारों काम। अब जैसे एक जगह है, हमारे गांव है चौरा, हमारे शहर से बिल्कुल लगा हुआ है जी। लेकिन वहां जाना असंभव सा होता था। लोग बहुत परेशान होते थे। वहां पर कोई ब्रिज टाइप का नहीं था। तो आखिरी में 2000 बल्कि 13 में जितना MP लैड बचा था जी। हमने कहा ब्रिज अब सरकार नहीं बना पा रही, बड़े काम तो सरकार को करने चाहिए ना। हाँ। तो हमने पूरा पैसा उसी में लगा दिया कि भाई कम से कम तो ये बड़ा ही काम माना जाएगा जो अपने बल पे करते हैं। लेकिन ये बात आपको जाननी आवश्यक है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि विकास पे खुद नहीं करता, उसके पत्थर नहीं लगने चाहिए। वो सारे काम सरकार गवर्नमेंट करती है, राइट। आप सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हो, आप जाके उसकी रिक्वेस्ट करते हो, फॉलोअप्स कर रहे हो, उसकी रिक्वेस्ट डाल रहे हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट करा रहे हैं। पर कहीं ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि लोग ऐसा महसूस कराते हैं, अरे उन्होंने दी है, उन्होंने कहाँ से दे दी, उनको तो आपने प्रतिनिधि चुना था। भाजपा की ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उस बारे में नहीं बोलूंगी। ठीक है। ये है कि समझने वाले समझना चाहिए। मैम अब थोड़ा सा 2014 के आसपास चलेंगे। मोदी लहर आई, आप 14 भी लड़े, 19 भी लड़े और अभी 24 भी लड़े। लगातार अगर तीरों में देखेंगे, ऐसा क्या रहा कि बैक टू बैक हारते गए? ऐसा 2014 में हारने की वजह को ज्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है जी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जस्ट खत्म हुआ था, जो कि लोग सोचते हैं कि वो एक सामाजिक अन्ना हजारे का मूवमेंट था, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो लोग अब समझ भी गए हैं कि ये एक सामाजिक मूवमेंट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था और भाजपा के आने की स्क्रिप्टेड थी। तो 2014 में जिस तरीके का माहौल बनाया गया था उसमें कोई भी जना हार सकता था। और तो उस समय चिंता देश की ज्यादा थी बनस्पत अपनी खुद की। तो इसलिए ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करती। 19 के चुनाव में थोड़ा बहुत समझने लगे थे लोग, लेकिन फिर भी वो समझ आई नहीं थी। एक अजीब सा माहौल बना हुआ था और चुनाव मेरा अच्छा गया। स्नेह में कोई कमी नहीं थी, बल्कि जहां से मुझे वोट नहीं भी मिले, लोगों ने कहा कि कैंडिडेट तो यही ठीक है, लेकिन अब हालात देश के ऐसे हैं, तो उस तरह की बातचीत भी हो रही थी। तो मैं उसको अपनी हार नहीं मानती, क्योंकि मोहब्बत कम नहीं हुई। मोहब्बत में लोगों ने खूब वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया और मजबूरी में कहीं और दिया, या जो भी गलत भी हुआ होगा, या कोई वोट चोरी जो आजकल चल रही है उसकी बातचीत भी हुई होगी, जिसका कोई हम अभी नहीं कह सकते कि हुआ था नहीं हुआ था। अगर हुआ भी था तो 19 के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 24 मैं इतना कह सकती हूँ आपको कि मैं हारे नहीं है। ठीक है, आएंगे। थोड़ा सा कुछ पुराना छूट रहा है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, एक तो ये, और दूसरा एक बहुत अहम फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैटर करता है कि लोकसभा में जातिगत समीकरण कैसा है। दोनों पॉइंट्स पे आपका कमेंट चाहिए। पहली चीज तो कांग्रेस पार्टी भी एक समाजवाद विचारधारा की, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी, नेशनल पार्टी है, अच्छी पार्टी है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पर शायद वो नहीं कर पा रही थी यूपी में
जिसकी मुझ जैसे व्यक्ति को जरूरत थी कि मैं उन्नाव में कुछ कर पाऊँ। तो मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर अखिलेश यादव जी को ज्वाइन किया, वो इसलिए कि अखिलेश यादव जी एक तो पहले उनको सांसद के तौर पे देख चुकी थी, उनके मुख्यमंत्री काल में मैं सांसद थी कांग्रेस से, लेकिन जिस तरीके का उनका योगदान रहा एक ओपन जिस तरह से फेडरल सिस्टम में होना चाहिए, वो देख के मैं बहुत प्रभावित थी। तभी तो मैं और उनका विजन, उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और उनका जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, उन सब चीजों को देख के मैं प्रभावित तो थी ही। तो मैं खुद ही चली गई और मैंने कहा कि शायद अगर हमको कुछ भला करना है अपने यूपी में और अपने उन्नाव में, तो मुझे इनका हाथ पकड़ के चलना होगा और इनका सहयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वही एक शाइनिंग स्टार दिखते हैं। तो सोचने में कोई बड़ा स्वाभाविक सी सोच थी, कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे ये नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन जो समाज की जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट बिना विचारधारा को बदले वो एक स्विच कर गया। जैसे अगर हम थोड़ा सा देखें, अखिलेश जी से आपकी पहली मीटिंग कब हुई, मतलब इस चीज को लेकर कब मुलाकात हुई, कि पहले भी मुलाकात होती थी बिफोर स्विच करने से? पहली मुलाकात काम के लिए होती थी। वो एक मुख्यमंत्री थे, पहले सांसद थे, तो जरूरत के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके जैसे एक सांसद जाता है वो मैं जाती थी, पर उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं कांग्रेस की सांसद थी, वो एक मुख्यमंत्री थे। बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण एक वो होता था, रिलेशनशिप थी। लेकिन जब मैंने निर्णय लिया तो मैंने सीधे फोन किया और मैं कहा आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने बुलाया और मैंने जाके सीधे बोल दिया कि वेलकम किया उन्होंने। बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि कोई पार्टी ज्वाइन करता है, हर आदमी अच्छा लगता है ना, तो हम भी खुश थे और आप भी खुश थे, तो अच्छा लगा। ठीक है, एक पॉइंट और मैंने बीच में कहा था कि लोकसभा का जो समीकरण है आपका, जातिगत समीकरण है, वो फैक्टर कैसा है? कितने % लोग जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं? देखिए, जाति समीकरण की बात करेंगे तो मैं एक आपको किस्सा सुना दूं जी। मेरी जात के 200 वोट है। हाँ। तो जाति समीकरण की अगर राजनीति या समाज सेवा मुझे करनी होती तो इस तरह की राजनीति में ना कर रही। जाति का मतलब मेरे लिए है जो पिछड़ गया है, जो दबा हुआ है, जो जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो जात को हम सपोर्ट करते हैं। जात मतलब जो स्थिति जिसकी वंचित रह जा रहा है। हाँ। और जो कहानी मैं सुना रही हूँ कि जब मैं जीत के गई थी, इतने मार्जिन से मैं जब जीत के गई तो सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में भी सवाल हमको किया गया। एक बसपा के बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं जी, अभी भी मैसेज भेजते हैं। उन्होंने मुझे सबके सामने ये पूछा कि वहां पर तो उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति होती है, आप इतने वोटों से कैसे जीते? सच बताऊं तो उस दिन मैं थोड़ा सा घबरा गई थी और मैंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं। नई सांसद बनी थी, पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो उस दिन तो जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर सेंट्रल हॉल में बैठे थे तो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों भैया आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे। तो मैंने कहा सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो एक ही जात ने वोट दिया और मैं उसी जात का काम करती हूँ, मैं किसी और जात का वैसे भी काम नहीं करती हूँ, तो इसलिए वही जात मुझे वोट देती है। कौन सी? उन्नाव की जात। उन्नाव के सारे लोग उन्नाव की जात है। तो द फैक्ट इज मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं? कैटेगराइज नहीं कर सकते। हम जैसे लोग नहीं कर सकते। और मुझे वोट जो अभी भी मिला वो, या मुझे पहले भी मिला, कोई एक जात का वोट तो नहीं मिला ना, सबने बनाया, मिलजुल सभी का है। तो जो जिस जने के साथ आप काम करते हो, जिस पे आपको विश्वास है और जिसको आप पे विश्वास है और एक रिश्ता है, एक प्रेम का है, और तो वोट जाति की है, लेकिन जमाना ऐसा ही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, ऊपर वाले से धन्यवाद देते हैं कि न जात के बारे में कभी सोचा और ना सोचते। ठीक बात। फिर भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि वहां पे कितने ब्राह्मण हैं, कितने यादव हैं, इस तरह से कुछ है? होगा, लेकिन आंकड़े एग्जैक्ट ना मैंने पहले कभी तौले और ना मैं आज तौलना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि भाई जो विधानसभा के चुनाव आते हैं तो वो आंकड़े भी देखे जाते हैं कि विपक्ष भी देखता है, पक्ष भी देखता है, तो उस समय जो डिस्कशन होता है उसमें हमें पता चलता है, लेकिन मेरे जहन में ये बातें नहीं है, मन में नहीं है ऐसा कुछ भी।
आपको सबसे ज्यादा राजनीति में कौन इंस्पायर करता है कि यार मुझे इनकी तरह करना है, या कुछ कुछ सीखा होगा, वो लोग कौन से हैं? देखिए, बचपन से हम लोगों ने, हम 10 साल बाद पैदा हुए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। जी। तो जब हम पैदा हुए और हम बड़े हो गए थे, उस समय हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रह चुके थे। तो हम लोग, हमारी जो एज है वो इन्फ्लुएंस थी उन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। जी। तो सोचने के लिए आप जब कहते हो कि गांधी जी का नाम आ जाता है, या उस समय फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं अपने जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, ये नाम इतने बड़े हैं जिनके साथ हम लोग बड़े हुए, तो उनकी तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो रास्ते उन लोगों ने बताए, जिस तरीके से हम लोग आज देश में खड़े हुए, मतलब जहां सुई भी नहीं बनती थी और हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन के खड़े हो गए थे। तो ऐसे में बहुत लोग हर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस की बात अगर करें तो नेता समय समय पे इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सही इन्फ्लुएंस आपको आता है आपके अपने वातावरण, अपने माँ बाप से, जो एग्जैक्टली हाँ, वो जो संस्कार, जो परवरिश कहते हैं, जिसको परवरिश कहते हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि अरे मुझे वो बने, असंभव है, आप किसी की तरह नहीं बन सकते। सोनिया जी से सीखा कुछ? सोनिया जी से भी बहुत कुछ सीखा। सोनिया जी का जो धैर्य है, जो बात करने का तरीका है, सीखने वाली बात है, समझ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जो जना राजनीति में कभी नहीं था, जिसका कोई वो नहीं था, उसकी इतनी समझ और इतनी गहराई से समझ करने की कोशिश, इससे भी आदमी सीखता है। क्योंकि अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे, कोई दिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया नहीं सीखते हो। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि बस वही नहीं, कुछ गुरु मंत्र कहीं से मिले हो राजनीति के? बहुत लोग पैतरे सिखा देते हैं इस तरह की राजनीति सफर में। नहीं, हमारे साथ जो मेरा सबसे बड़ा मेरा अब सोच और सहयोग यहाँ से। क्या है रियल पॉलिटिक्स? रियल पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स का मतलब है कि समाज की सेवा आप करते हो। तो राजनीति एक माध्यम है जिसमें आप उन लोगों की सेवा कर पाते हो जो आपको चुनकर एक प्रतिनिधि बना देते हैं आपकी आवाज उठाने के लिए। तो राजनीति सच्ची तौर में देखा जाए तो समाजवादी सोच, समाज के लिए काम, और उसको एक टेक्निकल जिसको कहते हैं बेस दे दो गवर्नेंस का, उसमें भागीदारी का एक एस्पेक्ट होता है। तो समाज सेवा से ज्यादा राजनीति और कुछ नहीं है। लेकिन आज की राजनीति उसी पे आ रहे हैं, हैया की राजनीति। अगला प्रश्न मेरा यही है कि भाजपा की पॉलिटिक्स कैसी है? ऐसा है कि भाजपा की पॉलिटिक्स या आज की पॉलिटिक्स, जी, मैं देख रही हूँ कि काम नहीं हो रहे, नौकरियां मिल नहीं रही, किसान रो रहा है, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तक के लिए वंचित हो जाएंगे लोग। हर तरीके से परेशानियां ही नजर आ रही हैं चारों तरफ। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज जो नजर आ रही है कि जो हमारी आजादी के बाद एक जो हमारे अंदर एक एकजुटता थी, उस ताने बाने में भी एक गंदगी सी आ गई है। हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कास्टिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। 2014 के बाद से उभरा है। 2014 के बाद से उभरा है। पहले राजनीति होती थी शायद कास्ट से, लेकिन अब समाज में उस कास्ट को लड़ाया जा रहा है। तो वो जो ताना बाना है इस हमारे खूबसूरत फैब्रिक का, जो देश के फैब्रिक का, उसमें गंदगी आ गई है। उसमें वो जो कहते हैं ना, स्लब्स भी आ गए हैं और काले काले कनकी भी दिखने लगे। कैसे मैनिपुलेशन किया गया है, लोगों को क्या इससे अवेयर होने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है। बहुत इंडिया में बहुत मतलब मैक्सिमम यूथ है, अगर यूथ समझ जाएंगे तो मुझे लग रहा है काफी कुछ चीजें आउटकम अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो कोई भी नेता, मैंने अभी भी कहा जी, कोई भी नेता अपने समय पे अगर सही काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो आपको जो अधिकार मिला है उस पर आवाज उठाओ। और आपकी आवाज अगर बंद की जा रही है तो आवाज आपकी और जोर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इस समय शायद ये समय आ गया है कि जब जनता को समझना चाहिए मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, धर्म,
सबसे बड़ी चीज है। जी। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए धर्म सबसे मजबूत एक जिसको कहते हैं स्तंभ होता है जिंदगी का, चाहे परिवार हो चाहे कुछ हो। लेकिन चाहे गुरु को मानते हो हम, चाहे हम किसी कल्ट को मानते हो, चाहे हम किसी एक देवता को मानते हो, या गुरु ग्रंथ साहब को देखते हो, या हम चर्च जाते हो, या हम नमाज पढ़ते हो, कहने का मतलब है धर्म एक हमारे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन धर्म के साथ ट्रेडिशंस भी हैं, और जब सारे धर्म के लोग उन ट्रेडिशंस को इकट्ठे फॉलो करते हैं तो अच्छा लगता है। आज जो है ट्रेडिशंस को भी जो हमारी हैं जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तोड़ दिया जा रहा है, उनको भी तोड़ा जा रहा है। उस पे भी आप प्रियोरिटी चल रही कम ज्यादा। हाँ, कि भाई युवाओं को एक बात समझनी चाहिए, धर्म का मतलब, धर्म तब आप सफल होते हो जब आपके हृदय में वो विवेक और आध्यात्म। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर वो विवेक नहीं है, आपके अंदर वो आध्यात्म नहीं है, तो किस धर्म की बात कर रहे हो? धर्म का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे शोर मचाओ, धर्म का ये मतलब है कितना समय आप भगवान के सामने बैठकर अपने बारे में चिंता कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये शायद आज के युवाओं को धर्म का मतलब ही नहीं पता। वो समझते हैं कि धर्म का मतलब है हमको जिंदा रखना है अपना धर्म। तुम्हारा खुद का धर्म खत्म हो गया तो कौन से धर्म को तुम जिंदा रखोगे? एग्जैक्टली। तुम्हारे अंदर का विवेक तो बचा के खत्म हो रखो। गया। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो रही है तो तुम्हारे अंदर का धर्म खत्म हो रहा है। अगर अंदर का धर्म खत्म हो रहा है तो तुम किसको बचाने की बात कर रहे हो? ठीक बात। आजकल लोग, जैसे आपने बताया कि आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज को रखना चाहिए, मजबूती से रखना चाहिए, बट बाबा का बुलडोजर कभी कभी टर्न ले लेता है, तो इसको लोग डरते हैं, लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? ऐसा है कि सबकी अपनी तरीका है राजनीति करने का और कंट्रोल करने का। कुछ लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाज उठाना तो पड़ेगा ही। और डर भी एक स्वाभाविक चीज है हर इंसान के लिए। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि डर जिस दिन खत्म हो गया तब क्या हो? ठीक बात। तो मैम, अभी हम धर्म की बातचीत कर रहे थे, अब थोड़ा सा अखिलेश जी की तरफ चलेंगे। अखिलेश जी कैसे नेता है? मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा, आपसे जब पहले बात हो रही जी, अखिलेश जी की खासियत ये है कि आज के जमाने में पढ़े लिखे, सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं पर एनवायरनमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले एक प्रोग्रेसिव थिंकर, जो हर एस्पेक्ट को, हमारे देश को तरीके से समझते हैं जी, और यंग हैं। तो स्वाभाविक है एक उनको देख के ये लगता है कि अगली पीढ़ी सही कंधों पे है। ठीक बात। मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई कई बार, जब बीच में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी में आए। हाँ, उनसे आशीर्वाद। तो आपको लाने वाले अखिलेश जी थे या मुलायम सिंह यादव जी थे? मतलब लाने वाला कोई नहीं था। हाँ, लाने वाले ऊपर वाले थे। मैं खुद चली गई ना। बात किससे हुई, फाइनलाइज किससे हुआ था? अखिलेश जी से। मुलायम सिंह यादव जी कैसे लीडर थे आपकी नजर में? देखिए, वो जैसे उनका नाम हम लोग सुनते हैं धरती पुत्र, हाँ, तो देखा जाए तो वो एक्चुअली जमीनी नेता है। हाँ, जो हमारी समाजवादी पार्टी आज बनी हुई है, वो उनकी जमीन में काम करके जो लोगों को जोड़ के उन्होंने बनाया और वहां की परेशानियों को समझना, वो शायद क्योंकि टीचर थे, पढ़े लिखे थे और उनको इस जमीनी स्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी थी, तो सही मायने में धरती पुत्र थे। इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे नेता के पिताजी थे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको देखकर बाहर से भी ऐसा लगता था कि वो एक ऐसे नेता हैं जो समझते हैं हमारी जरूरतों को। ठीक। थोड़ा सा जब समाजवादी पार्टी की बात हो रही है तो दो लोगों का और जिक्र होता है, राम गोपाल यादव जी और शिवपाल जी। दोनों लोग किस तरह से समाजवादी पार्टी में हैं, क्या रोल है उनका? आप उनको किस रूप पे देखते हैं? मेरा ज्यादा उनसे वास्ता नहीं पड़ता जी।
तो इसलिए मेरा कमेंट करना भी गलत होगा, लेकिन इतना मैं जानती हूँ और दोनों का रिस्पेक्ट करती हूँ कि राम गोपाल जी जिस तरीके से दिल्ली में अपने को पेश करते हैं और वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, तो स्वाभाविक है अखिलेश जी के लिए एक बहुत मजबूत वहाँ पर स्तंभ है। और शिवपाल जी का जो ज़मीनी मुलायम सिंह जी के साथ की राजनीति रही है, तो उनकी इस मामले में अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो उनके अपने अपने तरीके हैं, रूल्स हैं, और अखिलेश जी ही मेन है। सब लोगों की अपनी अलग अलग मजबूती है, सबकी मजबूती। देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं हो सकता। हम एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और जब देश की बात आती है और या आप किसी को हायर भी करते हो, तो आपको कैमरा चलाने वाला अगर हायर करना है तो आप खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर पाओगे। तो सबकी ताकत को समझकर उनकी सही उपयोग सही जगह पर, मेरे ख्याल से वो काबिलियत, स्ट्रेंथ अपनी अलग अलग है। ठीक बात। डिम्पल यादव जी पर आएंगे। मेरे ख्याल से डिम्पल जी को जब मैं देखती हूँ तो इतना सौम्य चेहरा, और जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड के पीछे एक मजबूती से अर्धांगिनी बढ़ के खड़ी है, अच्छा लगता है। और उनको देख के ऐसा लगता है कि कभी कभी मजाक में हम कह भी देते हैं, दोनों जब साथ खड़े होते हैं, कि कृष्ण राधा जैसे लगते हो। वो इतनी सुंदर राधा जैसी और ये सांवले श्याम जैसे। लेकिन सच में जिस तरीके से इनको इकट्ठे मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत एक रिश्ता दिखाई, कॉम्बिनेशन है। बहुत बार सोशल मीडिया में वायरल भी होता है। हाँ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको पसंद है? कतई नहीं, मुझे किसी भी धर्म की राजनीति नहीं पसंद है, क्योंकि राजनीति धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। राजनीति का मतलब है समाज की सेवा और इंसानियत को बरकरार रखना। धर्म की जिम्मेदारी है इंसानियत को बरकरार रखना। अब इंसानियत को बरकरार रखने के चक्कर में अगर आप राजनीति में गैर इंसानियत का काम करते हो, तो धर्म कहाँ से आ गया? चला गया, वो तो चला गया ना। तो इसलिए उन दोनों का कोई मेल नहीं। भाजपा में कौन सा लीडर आपको पसंद है? भाजपा में हमें अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे लगते थे जी। उनके भाषण भी अच्छे लगते थे, उनका तरीका भी अच्छा लगता था। उसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं हमको लगा। लेकिन जब भले ही मैं उनसे एग्री नहीं करती थी उनकी बातों से, लेकिन उनके अंदाज अच्छा लगता था, वो है सुषमा स्वराज जी। योगी जी और मोदी जी में कौन अच्छा लगता है आपको? मैंने कभी ना तौला और ना तौलने लायक समझा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी और योगी जी में? अखिलेश जी। शिवपाल जी 2027 में चाचा वाला रोल पूरा निभा पाएंगे? चाचा वाला रोल नहीं, चाचा हैं। हाँ। तो उसको कैसे, किस रूप रोल निभाना में आप शक कर सकते हो, चाचा होने पे कोई शक नहीं कर सकता। ठीक बात। सपा का चाणक्य कौन? सपा की सोच अखिलेश जी के साथ है और सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। छात्र संघ जो राजनीति है, जो चुनाव होते थे वो बंद हो गए, उनको वापस से चालू होना चाहिए यूपी के अंदर? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी छात्र राजनीति से युवा आता है उसको बहुत कुछ राजनीति के बारे में पता होता है जी। और एक तरीके से देखा जाए तो वोट देने वाले हमारे बच्चे भी 18 साल की उम्र से वोट देते हैं। तो इस तरह की छात्र राजनीति में एक अवेयरनेस आती है, आप जान पाते हो कि हम को क्या चाहिए और हमारे भविष्य में क्या बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से छात्र राजनीति बहुत जरूरी है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स की समझ भी आ जाती है, जब से बंद हुए तब से समझ खत्म हो गई। ठीक बात। बहुत सारे लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस है, इसमें हम खूब पैसा कमाएंगे, खूब अपना भौकाल जमाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरी इच्छा ऐसी ना कभी थी और ना मैं कर सकती हूँ, तो उनके बारे में बोलना मेरे लिए तो ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ अगली पीढ़ी को कि राजनीति में राज करने नहीं, नीति बनाने आओ और समाज के लिए आओ। आपके पार्टी के नेता आजम खान साहब फाउंडर मेंबर रहे समाजवादी पार्टी के, अभी रिहा हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वापस से वो एनर्जी में आए और सपा में लगे? ऐसा है कि वो अभी रिहा हुए जी, और अभी मुलाकातें होंगी तो हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज व्यक्तिगत तौर पे महसूस करती हूँ कि इतने दिन जब आप बंद रहते हो जी, तो एक आपके अंदर क्या ट्रॉमा होगा
क्या तकलीफों से आप गुजरे होंगे, आपकी मानसिक स्थिति कहाँ पहुंच गई होगी, इन सब चीजों को भी हमको समझना चाहिए। हम इंसान हैं, वो भी एक इंसान है। नेता रहे और मैं चाहूंगी कि वो नेता बने रहे, लेकिन पहले उनको थोड़ा समय देने की जरूरत है, तभी राजनीतिक टिप्पणी करना सही। ठीक है। भाजपा जैसी सरकार आपने पहले कभी देखी? मैंने भाजपा जैसी सरकार नहीं देखी कभी भी। मैंने भाजपा की सरकार देखी जो 13 महीने में गिर गई थी, लेकिन भाजपा जैसी जो आज की सरकार है वो मैंने कभी नहीं देखी, जिसमें कहीं पर विकास की बात तो नहीं होती, लेकिन मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी की सरकार बनेगी, अनिवार्य है। तो क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या करेंगे? देखिए, जब एक हद पार हो जाती है मुद्दों की कमी नहीं रहती। आप जिस मुद्दे को उठाओगे, जैसे मैंने अपनी बात कही कि हमें उन्नाव के लिए क्या चाहिए, हमें जो मिलेगा वो चाहिए, और हालात ऐसे हो गए हैं कि सभी मुद्दे हैं। आप युवाओं का मुद्दे देख लीजिए, आप महिलाओं के हालात को देख लीजिए, या छोटे बच्चों के हालात को देख लीजिए, तो कौन सी किसानों के हालात को देख लीजिए, तो सभी जगह परेशानियां हैं। और कोई एक परेशानी हो तो हम कहें, लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी को हम चाहेंगे और शायद वो करेंगे भी कि चुनाव के पहले ज्यादा नहीं तो 8-10 मुख्य हमको मुद्दे दे दें। मगर व्यक्तिगत तो मैं सोचती हूँ कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हम लोगों को जो मिलेगा वो करेंगे, वो जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आप क्या मानती? मेरे अंदर जो दुख है वो हमारे देश के ताना बाना जो बिगड़ा है, और जो एक खूबसूरत दुनिया में हम पैदा हुए थे आजादी के बाद, एक लिबरल थॉट प्रोसेस था, कहीं कोई वो नहीं था, वो कहीं गुमसा हो गया है। तो उसको नाकामी कहिए या उनके आने की वजह से हो गया या जो भी हुआ, सबसे बड़ा दुख उसी चीज का। भाजपा से कभी ऑफर नहीं आया? अगर आया भी तो आपने मुझे सुना, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ? बहुत सारे लोग कांग्रेस से भाजपा में गए, बट आपने समाजवादी पार्टी में गए। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा में चले गए, कुछ डर के मारे चले गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आशाएं हैं और अपना मिशन है। तो शायद हमारी उनकी नहीं मेल खाती, तो मेरा निर्णय नहीं बनती, नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में क्या करूं, कहाँ पहुंचूं, क्या पाऊं, वो हमसे मेल नहीं खाता। तो हम अपना निर्णय खुद लेते हैं और वो अपना निर्णय लेते हैं। 27 में चुनाव लड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो 27 में मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश यादव को, तो एक विधानसभा में सीमित होकर नहीं रह सकती। ठीक बात। साक्षी महाराज कैसे सांसद हैं? हमारे सांसद हैं, हमारे विरोधी रहे हैं, और शायद औपचारिकता तो यही कहती है कि उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। आपने काफी सारे चुनाव लड़े, कुछ राजनीति के लिए गुरु मंत्र सीखे हैं जो आप बताना चाहें? ऐसा है, राजनीति में कोई गुरु मंत्र नहीं है। राजनीति में सबसे पहली चीज है कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है। अगर आपकी सोच ही गलत है जी, तो राजनीति भी गलत होगी। अगर आपकी सोच सही है तो आपकी राजनीति सही है। ईमानदारी के साथ राजनीति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। संभव है? बिल्कुल संभव। कितनी कठिनाइयां आएंगी? आएंगी, कठिनाई तो आएगी, ये स्वाभाविक है कि पैसों की भी जरूरत होती है और हर चीज की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप को लोग चाहते हैं और आपको कहीं अपना प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं, तो ये सारी मुश्किलें अपने आप बह जाती हैं। 2 और अहम प्रश्न हैं। हालांकि जब मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया में, और फिर मैंने उसके बारे में पता किया, खूब वायरल हुआ था जब सलमान खान आए थे उन्नाव में जी। तो आपका क्या बॉलीवुड में भी कनेक्ट है? ऐसा कोई नहीं है। आज हमारे हस्बैंड को डेथ हुई थी 2010 में, उसके बाद से तो मैं बॉम्बे जाना भी एक तरीके से बहुत लिमिटेड था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं लोगों को जानती नहीं थी या मेरे हस्बैंड नहीं जानते थे। मुलाकातें थी, बात थी, तो बॉलीवुड जैसा कोई कनेक्शन नहीं था। पर व्यक्तिगत कनेक्शंस हर स्फीयर में हो जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो जाते हैं, फिल्म में भी हो जाते हैं, पॉलिटिशियन से भी हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी हो जाते हैं। तो उसी तरीके का संपर्क जैसे एक जनरल होता है वो था। लेकिन इतने सालों में
ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ, तो कम हो गया थोड़ा। अंबानी साहब की फैमिली से क्या कनेक्ट है आपका, क्या रिश्ता है? ऐसा है कि हमारे हस्बैंड लॉयर थे और मुकेश अंबानी ने उनको ग्रुप एडवाइजर की तौर पे, कंसल्टेंट की तौर पे रखा था जी। और उन्होंने उनको समय समय पे एडवाइस दी। एक व्यक्तिगत रिश्ता भी बन गया जी। मेरे दोनों बच्चों ने जब नौकरियां शुरू की तो रिलायंस से शुरू की जी। और मुकेश अंबानी ने भी मेरी राजनीति में जब मैं आई तो व्यक्तिगत तौर से, शब्दों से और वैसे मुझे एक आश्वासन और एक सपोर्ट दिया, जैसे कि कोई एक आपका जानकार देता है, ना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एक पर्सनल कनेक्ट आ गया, पर्सनल कनेक्ट, फैमिली जैसे कनेक्ट। तो देखिए, दुनिया में पर्सनल रिलेशनशिप्स अलग होती हैं और जो बात आप मंच पे कहराना चाहते हो वो अलग चीज होती है और मैं उस फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अंतिम प्रश्न, भविष्य का उन्नाव आप कैसा देखना चाहती हैं? इस पे काफी चर्चाएं होती हैं, अखिलेश जी से भी होती हैं। उन्नाव एक ऐसा हमारा जिला है जो लखनऊ और कानपुर के बीच में दबसा गया। जी। जब कानपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो धक्का देके वो उन्नाव भेज दिया जाता है, या लखनऊ में कुछ होता है तो धक्का देके उन्नाव भेज दिया जाता है और हमारी जो एक आइडेंटिटी है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो उन्नाव एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें 2 ही नगर पालिकाएं हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और टाउन एरिया समझ लीजिए गांव जैसी ही हैं और वो तीनों नगर पालिकाओं में आप उन्नाव शहर को भी देख लें तो उस तरीके का नगर पालिका आपको नहीं दिखेगा जिस तरीके का एक नगर पालिका को होना चाहिए। इन हालातों में मेरा डिस्कशन जो रहता है और जो मेरी चाह है कि अगर ग्रामीण बाहुल्य है तो हिंदुस्तान का नंबर 1 रूरल इकोनॉमी अगर बन जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक बात। एक छोटा सा और लेंगे, उन्नाव की जनता के लिए बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते होंगे, बहुत आप तक पहुंच जाते हैं, बहुत रह जाते हैं, क्योंकि आप मदद करते हुए हम लोग तो हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट बहुत आम जनता के मन में जो बहुत छोटे घर से लोग हैं वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो हो सकता है वो पॉडकास्ट भी देख रहे हो, तो उनको आपसे मिलने का क्या तरीका है, आप तक पहुंचने का क्या माध्यम है? सारे लोग जानते हैं, उन्नाव में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता या किसी से पूछेगा तो नहीं जानेगा कि मैं हर शनिवार को क्षेत्र में नहीं निकलती। शनिवार के दिन सुबह के टाइम, लंच टाइम तक मैं घर ही पे रहती हूँ या अपने कार्यालय में रहती हूँ। कोई आता है, कोई, मैं सबसे मिलती हूँ। ठीक बात, तो भाई शनिवार को याद रखना। ठीक है, इसी वार्तालाप के साथ, इसी डिस्कशन के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत समय दिया और बहुत सारे मुद्दों पे भी बातें हुई और एज एन ह्यूमन बहुत सारी बातें निकल के आई जो मुझे लगता है कि एज एन यूथ उनको समझना बड़ा जरूरी है। मैंने भी आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए काफी सारे पॉइंट सीखे, काफी चीजें सीखने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू।